अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1218वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हाथरस के अंदर एक दलित लड़की के साथ जिस तरीक़े से ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़कर उसकी जान ले ली गई, तो चूँकि हमारे पूरे देश के अंदर उस मसले को लेकर बहुत ज़्यादा गम है, गुस्से में है लोग, तो हमने भी एक छोटा सा 30 सेकंड का हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान किया था, एकदम मुख्तसर में 30 सेकंड के अंदर। तो कल रात में इंडिया टीवी वालों ने अपने चैनल के ऊपर हमारे उस 30 सेकंड वाले क्लिप को दिखाकर, और हमारे साथ साथ और भी दीगर उलामा थे जिन जिन लोगों ने हाथरस मसले के ऊपर बोला है, उन तमाम के उन छोटे छोटे क्लिप्स को दिखाकर, उनके बयानात को दिखाकर न्यूज़ चैनल ये बताना चाह रहा था कि देखो, मुसलमानों के जो उलामा हैं, जो मौलाना लोग हैं, ये लोग हाथरस मसले को भी धर्म से जोड़ रहे हैं। और मेरा जो क्लिप उन्होंने चलाया वो पूरा वाक़या उन्होंने सुनाया। ये अच्छा किया कि 30 सेकंड पूरे कंप्लीट किए। तो वो 30 सेकंड में हमने जो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान किया था, आज मैं आपको वो पूरा मुकम्मल वाक़या सुनाने वाला हूँ। लेकिन वो वाक़या सुनाने से पहले इंडिया टीवी वालों से मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा, देखो, हमारा जो 30 सेकंड का क़िस्सा सुनाने का इंटेंशन है, आपने पहले उसको समझना चाहिए। हमने वो क्यों सुनाया, उसका मकसद सिर्फ़ जो है ना, किसी भी मसले को धर्म से, मज़हब से जोड़ना नहीं है, बल्कि हमारा उसके पीछे का इंटेंशन ये है आपको बताने का, या दुनिया को बताने का, या वो वाक़या सुनाने का कि हमारे आज के ज़माने में हमारे पास में सीसीटीवी कैमरे है, मीडिया है, सोशल मीडिया है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ मतलब लड़की के साथ में रेप हुआ है या नहीं हुआ है, 3 दिन के अंदर अंदर आप आसानी के साथ में डीएनए चेक कर सकते हो, या फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो जांच है उसके अंदर फ़ौरन जिन लड़कों के ऊपर आरोप लगाए गए हैं, इल्ज़ाम लगाया गया है, फ़ौरन आप जो है उसी वक्त के अंदर उसकी जांच कर सकते हैं। लड़कों की भी फॉरेंसिक जांच करके, और वो जो लड़की है उसका जो पोस्टमार्टम होगा, दोनों को अगर आप मैच कर लेंगे तो इतना आसान ये मसला है हमारे आज के ज़माने में। क्योंकि हमारे ज़माने में लेबोरेटरीज़ है, हर तरह की जो है नई नई मशीनें हमारे सामने आ चुकी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हमारे ज़माने में मौजूद है। उसके बावजूद क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्यों वो लड़के जिनके ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगा है, लोग उनको बचाने के लिए धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मोर्चा निकाल रहे हैं। अच्छा, ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा है हमारे यहाँ पे। अगर पास्ट में हम जाकर देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलेंगे, जिन बलात्कार के केसेस के अंदर जो मुजरिम थे, उन मुजरिमों की साइड ली गई, उन मुजरिमों को सपोर्ट किया गया, जिसकी वजह से आज डेली हमारे देश के अंदर 100 से ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं डेली। आप सोचो, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, बहुत सारे मुल्कों ने अपने सिटीज़न्स को अलर्ट किया हुआ है कि अगर आप इंडिया यात्रा कर रहे हैं, ख़ास तौर से जो फीमेल्स है, तो देखो, इंडिया के बलात्कार के फिगर्स ये है, और ये इंडिया के आंकड़े हैं। तो लोग हमारे देश में आने से डर रहे हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ पे जो बलात्कार के केसेस है बच्चियों के साथ, छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ, और जो बयान देने वाले हैं वो ऐसे बेतुके बयान देने वाले हैं। उनका बोलना ये है कि लड़कियों को ही सिखाया जाए, लड़कियों की ही तरबियत की जाए, लड़कियों ने ही जो है कंट्रोल में रहना चाहिए। तो मेरा सवाल ये है, वो मासूम 5 साल की बच्ची जिसके साथ बलात्कार हुआ, उसने कौन सा गलत चाल चलन चला था? वो 4 महीने की बच्ची, वो 1 साल की बच्ची, वो 6 साल 7 साल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका चाल चलन ऐसा कौन सा बुरा था जिसकी वजह से उनके साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है? तो खैर मेरे मोहतरम दोस्तों,
हमारा वाक़या सुनाने का जो इंटेंशन था, एक्चुअल में हमको आपको वो बताना है। हमारा मकसद ये था कि आज के ज़माने में हर चीज़ होने के बाद में भी जो मुजरिम है वो खुलेआम घूम रहे हैं। और उस ज़माने के अंदर, जिस ज़माने में ना लेबोरेटरीज़ थी, ना जांच करने के लिए कोई चीज़ थी, उस ज़माने के अंदर ना सीसीटीवी कैमरे थे, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद इंसाफ मिलने में देरी नहीं लगती थी। जालिम को उसके जुर्म की सज़ा फ़ौरन मिल जाया करती थी और मज़लूम को जो उसका हक़ होता था वो हाथों हाथ आमने सामने उसको अगली तारीख़ नहीं दी जाती थी उसके अंदर। और उस ज़माने में ये भी नहीं था, आप सोचो, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि जो बादशाह थे, उनके ज़माने का अगर आप मैप देखेंगे, उनके ज़माने में इंडिया शुरू होता था अफ़गानिस्तान से भारत शुरू होता था और ख़त्म होता था थाईलैंड के बॉर्डर पे। ये बर्मा और ये चाइना का कुछ हिस्सा, यानी जो कैलाश पर्वत है आज चाइना के अंदर है, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में वो भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो औरंगज़ेब आलमगीर जो बादशाह थे वो किसी गांव के सरपंच नहीं थे, किसी तालुके के आमदार एमएलए नहीं थे, ज़िले के एमपी भी नहीं थे। इतने बड़े अखंड भारत के वो बादशाह हुआ करते थे, इतना बड़ा भारत था उनके ज़माने में। उसके बावजूद एक आम आदमी वो बादशाह से मिल सकता था, बादशाह से बात कर सकता था, बादशाह के पास अपनी शिकायत कर सकता था। बादशाह का लाइफ स्टाइल वैसा था जैसे हमारे आज के ज़माने में गांव के सरपंच को अगर ग्राम पंचायत के मेंबर के सामने कुछ एप्लीकेशन देना है या शिकायत करना है तो लोग 10 बार सोचते हैं। नगर सेवक से कोई अगर कंप्लेन करना है, एरिया में कुछ तकलीफ़ है, तो लोग 10 बार सोचते हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे ज़माने में अपनी जो पोजीशन है, अपना जो मकाम है, जो पॉलिटिकल लेवल है, लोग वो बनाते ही इसलिए है ताकि उस बेस के ऊपर अपना दबदबा कायम कर सके। लेकिन वो ज़माने में ऐसा नहीं होता था। वो ज़माने में इतने बड़े भारत का बादशाह होने के बावजूद भी पब्लिक के दिलों में उन्होंने ऐसी जगह बनाई हुई थी, एक आम रास्ते से चलता हुआ आदमी भी उनके सामने शिकायत कर सकता था, अपना मसला रख सकता था, अपना प्रॉब्लम रख सकता था। और ऐसा नहीं, छोटे मोटे बादशाह थे। आप यूट्यूब के ऊपर बीबीसी हिंदी की वेबसाइट है, बीबीसी हिंदी का चैनल है, उस पर आप जाइए। उन्होंने एक औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने में उन्होंने अंग्रेज़ों की एक पूरी टीम को उठा के जेल में डाल दिया था। और उनके ज़माने का जो भारत था उसमें इकोनॉमिकली भारत किस जगह पर था वो आपको सुनना चाहिए, तो आपको पता चलेगा हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि के ज़माने का जो भारत था उसकी जो ताकत थी, दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री जो है वो अखंड भारत हुआ करता था। पहले नंबर पे ब्रिटेन, दूसरे नंबर पे फ्रांस और तीसरे नंबर पे दुनिया में अगर किसी का तूती बोलता था वो भारत था। जब कोई आदमी फाके से यानी भूख की वजह से भूखा नहीं सोता था, कोई बेसहारा नहीं रहता था, कोई गरीब ऐसा नहीं था जिसके बदन पे कपड़े ना हों, जिसके पास में अपना खुद का घर ना हो, उन्होंने भारत को इकोनॉमिकली ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया था, पावरफुल बनाया था। और इतने बड़े बादशाह होने के बाद भी आम लोग जो उनसे मिलते थे, शिकायत करते थे, वो इसलिए क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल इतना सादा था, सिंपल था, डाउन टू अर्थ थे कि ख़ुद अपने हाथों से टोपियाँ बनाकर जो है जो कमाते थे, घर का ख़र्चा चलाते थे, ख़जाने से 1 रुपया भी नहीं लेते थे। तो वाक़या जो मुझे सुनाना है आपको, इंडिया टीवी ने जिस तरीक़े से गलत उसको यानी हेडलाइन बनाकर पेश किया, मैं यही उनको बताना चाहता हूँ। हमने ये वाक़ये को धर्म से नहीं जोड़ा है। हमारा बताने का मकसद ये था भाई मेरे कि आज के ज़माने में इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे मज़लूम की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जालिम को उसके जुर्म की सज़ा मिलने में इतना टाइम क्यों लगता है? और उस ज़माने के अंदर जब ये सारी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, उसके बावजूद एक पंडित वो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहि के पास जाकर उनसे ये शिकायत करता है कि आपका एक सेनापति, आपका एक सिपह सालार वो मेरे घर में ज़बरदस्ती घुस के मेरे बेटी के साथ में ज़बरदस्ती करता है। ये सुनने के बाद
औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की आंखें लाल हो जाती है गुस्से की वजह से कि ये कौन है, मेरी अपनी सल्तनत के अंदर ये कौन पैदा हो गया है जिसमें इतनी जुर्रत पैदा हो गई, इतनी हिम्मत पैदा हो गई कि वो किसी के घर में घुसकर उसके बेटी के साथ इस तरीके की ज़बरदस्ती कर सके। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने वो पंडित से ये पूछा, वो सिपह सालार किस वक्त में आता है? बोले वो रात के अंधेरे में आता है। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है, हम रात में आपके घर पे क़ियाम करेंगे और उसका इंतज़ार करेंगे। पहली रात गुज़र गई, वो सिपह सालार नहीं आया। दूसरी रात गुज़र गई, वो सिपह सालार नहीं आया। तीसरी रात को वो सिपह सालार आया और आने के बाद में वो जो लड़की थी जिसके साथ में वो ज़बरदस्ती करना चाहता था उसके कमरे की तरफ आगे बढ़ा। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसके ऊपर ऐसा वार किया कि उसके सर को उसके तन से जुदा कर दिया, और उसके सर को उसके तन से जुदा करने के बाद पंडित से ये कहा कि फ़ौरन चिराग लेकर आओ। पंडित ने फ़ौरन चिराग लेकर आया तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसका चेहरा देखा और चेहरा देखने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसके बाद पंडित से ये कहा कि तुम्हारे घर में खाने के लिए जो कुछ भी है, जो भी रोटी वग़ैरह पकी हुई है, बासी है, जो भी है, फ़ौरन लेकर आओ और पानी लेकर आओ। तो पंडित गया, फ़ौरन उसने पानी लेकर आया, जो घर में पका हुआ था खाना वग़ैरह वो जल्दी से लेकर आया। तो हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ौरन पानी पिया। उसके बाद में जो है बहुत शिद्दत के साथ में खाना खाने लगे। तो पंडित ने जो है हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा किया और उनसे ये कहा कि मेरे समझ में नहीं आया कि आप जो है उसको मारते ही आप फ़ौरन आपने पानी मांगे, खाना मांगे और चिराग लेकर जो है उसका चेहरा देखा। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फ़रमाया, जिस वक्त तुमने मेरे से ये शिकायत की थी कि एक सिपह सालार आपके बेटी के साथ में ज़बरदस्ती करता है, तो उसी वक्त में मैंने अपने दिल में ये कसम खाई थी कि खुदा की कसम, जब तक मैं इस मज़लूम को उसका हक़ नहीं दिलाऊंगा और ज़ालिम को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा, पानी का एक कतरा भी नहीं पीऊँगा और खाने का एक लुक़मा भी नहीं खाऊंगा, भले मेरी जान चली जाए। दूसरी चीज़, जब तुमने शिकायत की तो मेरे दिल में थोड़ा सा ये भी डाउट पैदा हुआ कि ऐसा कौन हो सकता है जिसमें इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत, सिपह सालार में तो इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं होना चाहिए कि आम जनता के घर में घुसकर वो इस तरीके की ज़बरदस्ती करे। तो मेरे दिल में थोड़ा सा डाउट ये भी पैदा हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे बेटों में से कोई बेटा, कि मेरा बाप तो बादशाह है, जैसे हमारे ज़माने में आज आपने देखे होंगे जिसका बाप एमएलए है, जिसका बाप एमपी है, जिसका बाप एरिया का नगर सेवक या ग्राम पंचायत का मेंबर है, वो बाप के उतने नखरे नहीं रहते, उससे ज़्यादा तो बेटा खुदिया मारता, गाड़ी पे लिखा हुआ रहता उसके। तो खैर औरंगज़ेब आलमगीर को भी ऐसा ही लगा, कहीं मेरा बेटा तो नहीं है। तो बोले मैंने चिराग इसलिए मंगाया ताकि उसका चेहरा देखूं, और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो पता चला नहीं, ये कोई और इंसान है, कोई और सिपह सालार है, सेनापति है। तो मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरे बेटों को जो हलाल कमाई खिलाई है, मैंने जो उनकी तरबियत की है वो काम आई, मतलब मेरे बेटों में से कोई नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इस वाक़ये के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सोचने की बात है कि जिस इंसान के ऊपर, यानी पंडित ने जिसके बारे में शिकायत की थी, हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर अगर चाहते तो उसको दरबार में भी बुला सकते थे और दरबार में बुला के भी उसको सबके सामने पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मज़लूम को उनको हक़ दिलाना था। तो वो ये चाहते थे कि ज़ालिम को जब वो पूरे सबूत के साथ, पूरे प्रूफ के साथ ज़ालिम जब उनकी गिरफ्त में आ जाए कि वाकई में भी ये बात बिल्कुल सही है कि ज़ालिम जो है वो जुल्म कर रहा है, तो आपने ज़ालिम को रंगे हाथों पकड़ा और ज़ालिम को पकड़ने के लिए 3 दिन तक उस पंडित के घर में आप रुके रहे, और जब ज़ालिम आपकी पकड़ में आया तो आपने
कोई सवाल नहीं किया उससे, कोई एक्सक्यूजेस उससे मांगे नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, बल्कि डायरेक्टली उस पर अटैक करके उसको सीधी सीधी सज़ा दे दी, क्योंकि पूरे प्रूफ के साथ, सबूत के साथ वो गिरफ्त में आ चुका था। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये वाक़या जो हमने सुनाए, इंडिया टीवी से मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमको इसको धर्म से हमने इसको नहीं जोड़े, बल्कि हमने आपको ये बताए कि आज इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़, यानी जिसने रेप किया है उसको प्रूव करने के लिए आधे घंटे का भी टाइम नहीं लगता है। आधे घंटे का ऐसी ऐसी मशीनें आज आ चुकी है। आप सोचो ना, आपके सर पे वो लाइट मार के ये चेक कर देते कि आपको बुखार है या नहीं। आजकल हर मॉल वगैरह में जाते हैं तो चेक करते हैं। इतनी टेक्नोलॉजीज़ हाईफाई हो चुकी है आज, तो फिर इतना टाइम क्यों? फिर उनके सपोर्ट में लोग क्यों खड़े हो रहे हैं? ये सारे सवालात थे जिसकी वजह से मुझे वो वाक़या सुनाना पड़ा। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।